हेलो स्टूडेंट्स, सीए इंस्टीट्यूट ने अपना नया स्टडी मटेरियल निकाला जो कि एप्लीकेबल होगा जिन बच्चों का अटेम्प्ट है मई 21 एंड ऑनवर्ड। तो इसलिए जो बच्चे ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर क्लास या वीडियो के थ्रू मैं वो सारे चेंजेस जो स्टडी मटेरियल में हुए हैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ये चेंजेस बेसिकली किस नेचर में है ये जानना जरूरी है। बेटा जी, ये जो चेंजेस हैं ये एडिशन के नेचर में है। एडिशन का मतलब हो गया भाई किस चीज का एडिशन। इंस्टीट्यूट ने ढेर सारे नए क्वेश्चन कह लीजिए या एग्जाम्पल्स कह लीजिए वो इंसर्ट किए हैं अपने स्टडी मटेरियल में, जिससे एक बहुत बड़ी संभावना हो जाती है कि जब वो अपना पेपर डालेंगे मई में 2021 में या ऑनवर्ड, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आ सकते हैं। तो ये बहुत रेलिवेंट है आपके लिए इन क्वेश्चन से गो थ्रू करना। तो जस्ट मैं गो थ्रू करूंगा और थोड़ा सा स्पीड में हम इसे पढ़ेंगे, क्योंकि वरना क्वेश्चन ही क्वेश्चन हैं, तो वरना तो 8-10 घंटे भी लग सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कम समय में मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर पाऊं। नंबर 2, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ऑब्वियसली सीए इंटर के लिए पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जिसमें से पहला पार्ट हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट के ऊपर। कंपनीज एक्ट 2013 मेजर चेंजेस इन द स्टडी मटेरियल। नेचर बता दिया मैंने चेंजेस का क्या है, लेकिन इसके बाद भी एक महत्वपूर्ण बात यह है, कंपनीज एक्ट में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 भी आया हुआ है, तो उससे भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो उससे रिलेटेड एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपको अलग से दिख जाएगा, वो आप वहां से कवर अप कर सकते हैं। तो यहां जो मैं नोट्स आपको दिखा रहा हूं ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में से हैं, कंपाइल्ड हैं। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे ले भी सकते हैं, एंड दिस इज द फोन नंबर, आप यहां से भी डायरेक्टली ले सकते हैं। आई विल सेंड द पीडीएफ टू यू। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट ने कंपनी की डेफिनेशन आप जानते हैं आती है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में। तो उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल इंसर्ट किया है और कुछ नहीं है। कंपनी क्या है, दो बातें होती हैं, इनकॉर्पोरेट हो गई, दैट मीन्स फॉर्मेशन हो गई। कहां होगी, अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट बोले तो कंपनीज एक्ट 2013। नंबर 2, कहां इनकॉर्पोरेट होगी, अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो प्रीवियस कंपनी लॉ की भी डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 67। और प्रीवियस कंपनी लॉ में एक तो आपको पक्का पता होगा 1956 का कंपनीज एक्ट। तो जैसे हम यहां जो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में एग्जांपल इंसर्ट किया है, तो जैसे कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इनकॉर्पोरेट हुई थी 1973 में, तो नेचुरल है प्रीवियस कंपनीज एक्ट में। टाटा स्टील 1907, ऑब्वियसली इससे पहले वाला कंपनीज एक्ट, क्योंकि 2013 है, इससे पहले 1913 में भी कंपनीज एक्ट था। तो प्रीवियस कंपनीज एक्ट की आप डेफिनेशन में ये देखते हैं। या इन्फोसिस 1981 में बनी, तो ऑब्वियसली 1956 के एक्ट में बनी। तो बस ये एग्जांपल है, नथिंग मोर। देन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जिसके ऊपर आप डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 में। तो उसके ऊपर एक सिंपल एग्जांपल दिया है कि एक शेयर होल्डर ने 75 रुपीज दे दिए हैं, फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपए है, तो ऑब्वियसली उसकी लायबिलिटी कितनी बची। तो डेफिनेशन में ये लिखा अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, तो नेचुरल है 25 रुपए उसकी लायबिलिटी है। बस एग्जांपल है, दिस नथिंग। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल इंसर्ट हुआ है, ओनली एन एग्जांपल इंसर्टेड। उसी पे मैं बात करूंगा। पहली बात, आप सारे जानते हैं फाइनेंशियल ईयर भाई अप्रैल से स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई कंपनी बनी है 1 जनवरी या ऑनवर्ड, तो उसके लिए फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम 15 महीने का भी हो सकता है। दैट मीन्स वो इस साल 31 मार्च को कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि कब होगा, 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग का मतलब नेक्स्ट ईयर, 15 महीने तक का हो सकता है। देन इसमें चीज आती है कि भाई ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रोविजन में लिखा है आप कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है, चाहे आप होल्डिंग है
या सब्सिडरी हैं या एसोसिएट कंपनी है जो कि हिंदुस्तान के बाहर क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है। तो होता क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट है तो आपको कंसोलिडेटेड बुक्स बनानी पड़ती हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट आप देखते हैं सेक्शन 129 में। तो कंसोलिडेटेड बुक्स बनानी है, लेकिन आपकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट, तीन चीजें होगी, जिसे मैं कह देता हूं ASH, ऐश, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग, बाहर की हैं, फॉरेनर हैं, बाहर की हैं। तो कंसोलिडेटेड बुक्स बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसके लिए अप्रूवल आप लें सेंट्रल गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है रीजनल डायरेक्टर को। तो आप एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल क्या है, देखिए कंपनीज एक्ट आया नया 2013 को, तो पहले जो कंपनीज होती थी तो उनका फाइनेंशियल ईयर तो पुराने एक्ट के मुताबिक था। तो यहां एक प्रोविजन है, डाटा कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जब ये एक्ट आया तो जो पहले से कंपनीज हैं तो उनके लिए एक समय दिया गया 2 साल का, एक जिसे कहते हैं ग्रेस पीरियड, इसे ट्रांजिशनल प्रोविजन भी कहते हैं। जैसे एक्ट आया एकदम से चेंज नहीं कर रहे, आपको 2 साल का टाइम पीरियड दे रहे हैं कि आप क्या कर लें, अलाइन कर लें। किसके हिसाब से अलाइन, मींस सेम वे में जो इस एक्ट में लिखा है फॉलो करें। अलाइन इट्स फाइनेंशियल ईयर एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस क्लॉज। जैसे एग्जांपल ये इंसर्ट हुआ, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी 1973 में, मैंने पहले ही बताया। तो ये मान लीजिए अपना फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है, कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर। नाउ आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज को अलाइन करना पड़ेगा अपना फाइनेंशियल ईयर, कब करना पड़ेगा, एंडिंग ऑन 31 मार्च विद इन 2 years ऑफ सच कमेंसमेंट, मतलब 2 साल के भीतर भीतर, मतलब एकदम से एक्ट आया, आपको तुरंत फाइनेंशियल ईयर नया फॉलो करने की जरूरत नहीं, आपको 2 साल का हम ग्रेस पीरियड दे रहे हैं, बस उसी के ऊपर एग्जाम्पल है, देयर इज नथिंग मोर नथिंग लेस। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि इसके ऊपर फर्दर आप एक क्वेश्चन भी देखेंगे, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया इसका थोड़ा डिटेल में। देन देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल के ऊपर है, नॉर्मल सी बात है, आप सारे जानते हैं सब्सक्राइब क्या होता है, तो इसमें लंबी चौड़ी तो कोई बात है नहीं। तो कहता कंपनी एक रजिस्टर्ड होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल है उसकी 2 करोड़ रुपए, यहां लिखा हुआ है। तो कहता कंपनी ने प्रोस्पेक्टस निकाला, क्योंकि एडवर्टीजमेंट भी प्रोस्पेक्टस है, जिससे क्या हुआ 10 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई, बट कंपनी एक्चुअली इशूड 7 लाख शेयर्स वेयर द कंपनी हैज कॉल्ड फॉर 8 पर शेयर। तो नेचुरल है 10 लाख की आपको एप्लीकेशन आई है, आपने इशू किया है 7 लाख, तो ओवर सब्सक्राइब्ड है आपका इशू। तो सिंपल सी इसमें कुछ नहीं है, जैसे आप अकाउंट्स में ऑथराइज्ड कैपिटल निकालते हैं, सब्सक्राइब्ड, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सब आपको आता है, तो इसमें काय को टाइम वेस्ट करना। बढ़ते हैं आगे, देखिए ये क्वेश्चन इंसर्ट किया है शिप में। आप एक प्राइवेट लिमिटेड है, रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर, विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 45 लाख एंड टर्नओवर ऑफ 3 करोड़ रुपए। प्राइवेट कंपनी है, 45 लाख की पीयूसी है, टर्नओवर है 3 करोड़ की। आपसे पूछा गया स्मॉल कंपनी का मीनिंग, और यह भी पूछा गया है वेदर एमएनपी प्राइवेट लिमिटेड कैन अवेल द स्टेटस ऑफ, आप हैं तो प्राइवेट, क्या स्मॉल का स्टेटस ले सकते हैं। कहता क्या फर्क पड़ेगा आपके आंसर में अगर टर्नओवर हो 1.5 करोड़। तो देखिए स्मॉल कंपनी आप पढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, वो ये हैं पीयूसी पेड अप कैपिटल आपकी मैक्स हो सकती है 50 लाख रुपए, और यहां वर्ड एंड है, दोनों कंडीशंस ट्विन है, साइमल्टेनियस है। और टर्नओवर आपकी मैक्सिमम जो हो सकती है वो 2 करोड़ हो सकती है, ऑब्वियसली एज पर P&L अकाउंट पिछले बरस का। 2 करोड़ की टर्नओवर, पेड अप कैपिटल 50 लाख। तो क्वेश्चन में देखिए 45 लाख आपकी पीयूसी है, वेरी फाइन, लेकिन टर्नओवर तो आपकी 3 करोड़ है, सॉरी आप स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं ले सकते। तो पहले प्रश्न का जवाब यही लिखा होगा, कैन नॉट अवेल स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। लेकिन अगला भी एक हिस्सा था कि आपके आंसर में क्या फर्क पड़ेगा अगर टर्नओवर 1.5 करोड़ हो, तो नेचुरल है आप यहां पे स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्लोरा फोना लिमिटेड, लिमिटेड से पता चल गया ये एक पब्लिक कंपनी है, तो आप पब्लिक कंपनी है, साफ लिखा भी है, और आपके 230 मेंबर है, हो भी सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में ही मैक्सिमम पे लिमिट होती है 200 की, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। लिखा है डायरेक्टर एंड देयर रिलेटिव्स हैं 50, ठीक है जी। एम्प्लॉइज हैं 15, एक्स एम्प्लॉइज हैं 10,
5 कपल्स हैं और कपल्स को उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया है और साफ लिखा है होल्डिंग शेयर्स ज्वाइंटली, तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, इनको आपको 5 ही लेना चाहिए क्योंकि ज्वाइंट होल्डर्स को हम 1 काउंट करते हैं। बाकी बताया है अदर्स हैं 145, वेरी फाइन। इंप्लॉइज का टोटल अगर देखें तो ये बना है 25, टोटल 230 बताया गया था। अगर बाय डिफॉल्ट ये मैं माइनस कर दूं तो आप देख रहे हैं कितना बचा 200। ऐसा मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी कन्वर्ट होना चाहती है प्राइवेट में, क्या हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 पढ़ते हैं आप, इंप्लॉइज जो होते हैं हम उन्हें एक्सक्लूड करते हैं, चाहे वो पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, और ज्वाइंट होल्डर्स को हम काउंट क्या करते हैं? 1 काउंट करते हैं। तो परफेक्ट, बढ़ते हैं आगे। ओपीसी, ओपीसी जिसे आप पढ़ के आते हैं अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 सेक्शन 3 के अंदर एंड इनकॉर्पोरेशन रूल्स के अंदर, जिसके अंदर मेन रूल के लीजिए 3 है। तो कहता है राजेश जी ने एक ओपीसी बनाई है, ठीक है जी, जिसमें उनकी वाइफ जो है वो नॉमिनी है, वेरी फाइन। फॉर द लास्ट 2 years वाइफ बीमार रहती हैं और इसलिए वो अपना नॉमिनेशन बदलना चाहती हैं, वो विड्रॉ करना चाहती हैं, कर सकती हैं। तो इनके एक मित्र हैं रामनिवास, उसे नॉमिनी बनाने का सोचा जा रहा है, या फिर उनके पुत्र रक्षक, लेकिन उनकी उम्र 17 बरस है। तो हम क्लियरली ये पढ़ते हैं कि भाई साहब नॉमिनी हो या मेंबर हो, वो क्या होना चाहिए? वो मेजर होना चाहिए, वो माइनर नहीं हो सकता। तो पूछा गया, यही गया है, क्या अपने वो मित्र को बनाएंगे या अपने बेटे को? तो ऑब्वियसली आप अपने मित्र को बना सकते हैं, लेकिन आप अपने बेटे को नहीं बना सकते। नेक्स्ट अगेन ओपीसी पे एग्जाम्पल है। तो ओपीसी बनाई आपने 15 अक्टूबर 2017 को और हस्बैंड को बनाया है नॉमिनी। 10 लाख की आपकी ऑथराइज कैपिटल है एंड पेड अप भी वही है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2018, अगले बरस आपका एक फॉरेनर के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप हुआ और उससे आपको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है मई 2018 में, जिसकी डिलीवरी दिसंबर 2018 में आपको करनी है। शी इज कंटेम्पलेटिंग कि कन्वर्ट कर दिया जाए इसको प्राइवेट कंपनी में बिफोर शी रिसीव्स द एक्सपोर्ट ऑर्डर। इन दिस केस ध्यान दीजिए, आपकी पेड अप कैपिटल सिर्फ कितनी है? 10 लाख है। तो हम ओपीसी में यह पढ़ते हैं कि भाई आप 2 साल तक कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक रिस्ट्रेंट है। 2 साल के अंदर आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, 2 एक्सेप्शन भी हैं, वो मत भूलिएगा। या तो आपकी पेड अप कैपिटल 50 लाख क्रॉस कर जाए, या फिर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ को क्या कर जाए? क्रॉस। यहां क्रॉस नहीं हो रही, तो इसलिए आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगला प्रश्न फिर से ओपीसी पे है। तो यहां पे आपकी पेड अप कैपिटल देखिए बताई गई है 45 लाख रुपए है, तो विद इन द लिमिट ऑफ 50 लाख है। और होता क्या है, टर्नओवर ये 2 बरस आपको दिख रहे हैं, 2 करोड़ एंड 2.5 करोड़ दिख रही है 2 सालों की। तो ये 2 करोड़ है, लेकिन यहां एक्सीड हो गई है 2 करोड़ से। प्रमोटर जो है वो आपसे पूछना चाहते हैं क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं? कौन से साल में? 18-19 में, जबकि रिस्ट्रेंट ये होता है 2 साल आप कर नहीं सकते। आप बने थे 16-17 में, तो 16-17 1 हो गया, 17-18 2 हो गया, तो 18-19 तो तीसरा साल हो गया। तो आप वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। और दूसरी बात यह है आपकी टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड हो गई है, तो इन दैट सिचुएशन तो आपको कंपलसरी कन्वर्जन करना ही पड़ता है 6 मंथ्स में। तो कहता है अगर प्रमोटर साहब अपनी पेड अप कैपिटल 10 लाख से बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा लेंगे, तो 45 लाख था तो वो भी उस लिमिट में आ जाएगा। 50 लाख क्रॉस कर दिया तो आप बना लीजिए, और टर्नओवर भी लिखा है 3 करोड़ है तो पक्का बना लीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? तो यही आंसर में लिखा है। और देखिए रूल नंबर 3 का ही मैं जिक्र कर रहा था यहां पे। देन अशोक एक डायरेक्टर हैं, पब्लिक कंपनी में है क्योंकि लिमिटेड लिखा है। तो इन्होंने राइटिंग में एक नोटिस दिया है, गिवन राइटिंग टू द कंपनी दैट द नोटिस फॉर एनी जीएम एंड बोर्ड मीटिंग बी सेंट टू हिम ओनली बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एट हिज एड्रेस, जिसके लिए उसने पैसे भी जमा करवा दिए हैं। तो डायरेक्टर भी है, मेंबर भी है, और क्लियर बोला है कि मुझे नोटिस मिले इस तरह से और मैं ही आपको रुपए जमा करा रहा हूं। तो देखिए इसके ऊपर आप पढ़ के आते हैं सेक्शन नंबर 20, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ठीक है,
कंपनी ने लेकिन उसको सेंड कर दिया है ऑर्डिनरी पोस्ट से, और उसको मिला नहीं नोटिस, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, और उसने कहा कि ये तो गलत बात है। तो क्या अशोक का ये कहना सही है? विल योर आंसर बी सेम इफ अशोक रिमेन्स इन यूएसए फॉर 1 month ड्यूरिंग द नोटिस ऑफ द मीटिंग एंड द मीटिंग हेल्ड? तो देखिए, यही सेक्शन में आपको कोट करा था 20 सबसेक्शन 2। तो यहां पे पहला जो पार्ट है तो उसका बिल्कुल ठीक है, उसकी कंटेंशन जो है टेनेबल है, क्योंकि नोटिस उसको सही नहीं मिला, उसने पैसे भी दिए थे। और दूसरे में है कि वो हिंदुस्तान के बाहर था। इन दैट सिचुएशन भी क्या होता है कि उसको नोटिस मिलना चाहिए, क्योंकि उसने कहा रजिस्टर्ड पोस्ट से मिलना चाहिए, उसके एड्रेस पे मिलना चाहिए, और एड्रेस उसका इंडिया में है, वो बाहर है, तो बाहर भेजना कंपनी की कोई कंपल्शन नहीं है अंडर सेक्शन 20। नेक्स्ट, ओपीसी पे है, नवीन की ओपीसी है और अपनी सिस्टर नविता को बनाया हुआ है नॉमिनी। और जो नविता जी हैं वो भारत छोड़ के जा रही हैं क्योंकि उनकी शादी हो गई है और वो विड्रॉ करना चाहती हैं अपना नॉमिनेशन। तो आपसे पूछा गया है क्या ये मैंडेटरी है वो विड्रॉ करें? यस, क्योंकि हमें क्या है, रेजिडेंट एंड इंडियन सिटीजन चाहिए होता है, जो नॉमिनी हो या मेंबर हो। दूसरी बात, इफ नविता मेंटेन द स्टेटस ऑफ रेजिडेंट, तो क्या वो कंटिन्यू कर सकती है? यस, कर ले, हमें क्या दिक्कत है भाई इसमें। तो पहला भी है यस इट इज मैंडेटरी, और दूसरे में भी यस शी कैन कंटिन्यू एज पर रूल 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कुछ लोग मिले, एक क्लब बनाना चाहते हैं, पायलट्स फ्लाइंग क्लब, और अपनी लायबिलिटी लिमिटेड रखना चाहते हैं, और लोगों को हवाई जहाज उड़ाना सिखाना चाहते हैं, ट्रेनी बनाना चाहते हैं पायलट्स। और उन्होंने ये कहा कि हम बना लेते हैं एनपीओ कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, और कहा ये कि 10 साल के लिए ऐसा फ्री में पढ़ाएंगे, उसके बाद कंपनी बंद कर देंगे, जो सरप्लस है वो हम आपस में बांट लेंगे। सॉरी, सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर सरप्लस आपस में बांट नहीं सकते। तो पूछा आपसे ये गया है कि क्या कंपनी ऐसा कर पाएगी? तो देखिए, हम सारे जानते हैं जो भी प्रॉफिट होता है उन्हें अपने ऑब्जेक्ट्स की प्रमोशन में ही लगाना होता है, और मेंबर्स को किसी तरह से ना कोई डिविडेंड मिलता है कुछ भी। और सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, और जब भी कंपनी ये डिसॉल्व हो जाती है तो इसका जो सरप्लस है वो किसी और को दे दिया जाता है, सेक्शन 8 कंपनी को, या आईबीसी में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से आप ये प्रपोजल आपका क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रोस्पेक्टस के ऊपर। देखिए, प्रोस्पेक्टस का चैप्टर हम कंपनीज एक्ट में देखते हैं तो ये चैप्टर नंबर 3 आता है, और ये आता है सेक्शन 23 से लेके 42 तक, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो उसके ऊपर एक एग्जांपल दिया गया है सेक्शन 23 के ऊपर। 23 में क्या आता है, मेथड्स ऑफ फंडिंग। आप पैसा कहां से इकट्ठा कर सकते हैं, या तो पब्लिक ऑफर से ऑब्वियसली, या प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह से, और ये दोनों के लिए सेक्शन है, चाहे आप पब्लिक कंपनी है चाहे आप प्राइवेट कंपनी है। तो एग्जाम्पल ये दिया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी अलॉट किए हैं शेयर्स इन्वेस्टर्स को एट लार्ज, जिसका मतलब हो गया पब्लिक ऑफर, और लेकिन आपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया। इन दिस रिगार्ड सिंपल सी बात है, पब्लिक कंपनी है आप, बिल्कुल है, लिमिटेड लिखा है, तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, यही क्लियरली कहता है सेक्शन 23। देन पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डीमैट अकाउंट किस में आता है, सेक्शन 29 में आता है। अब इसमें नया इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में क्या इंसर्ट किया है, दैट इज रूल नंबर 9A। ये क्या है, चाहे आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, आप लिस्टेड नहीं है, तब भी आपको डीमैटेरियलाइजेशन करनी पड़ेगी। नया इश्यू भी डीमैट अकाउंट में आएगा और पुराना भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए लिखा है कि 2 अक्टूबर 2018 से कोई भी शेयर इस तरह से बेच नहीं सकता, आपको डीमैटेरियलाइजेशन करनी ही पड़ेगी किसी तरह से भी, चाहे आपका प्राइवेट प्लेसमेंट था या कुछ भी है। और डीमैटेरियलाइजेशन करने के लिए आपको डिपॉजिटरी, या आप जानते हैं NSDL, CDSL, 2 डिपॉजिटरी कंपनीज है, उसको एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी, और इस काम के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा, सारे कंप्लायंस करने पड़ेंगे, और
आप कोई भी इशू नहीं निकाल सकते हैं बिना डीमटेरियलाइजेशन किए। और इसलिए क्योंकि डीमटेरियलाइजेशन करनी पड़ रही है तो डिपॉजिटरीज एक्ट की एंड सेबी रेगुलेशंस, कुछ डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशंस कुछ आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी और आपको आरओसी के पास फॉर्म पास 6 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज 6 में आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी विद इन 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर। 6 महीने में ड्यूली सर्टिफाइड बाय सीएस या चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। और अगर किसी तरह से मान लीजिए आपकी सिक्योरिटी 100 थी और डीमैट होने के बाद 120 होगी, भाई ऐसे कैसे हो गया? तो अगर कोई डिफरेंस है तो वो आपको नोटिस देना पड़ेगा डिपॉजिटरी को, भाई ऐसे कैसे हो गया। देन ग्रीवेंस के ऊपर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ ग्रीवेंसेस हों तो उसके लिए अथॉरिटी कौन सी है ये आप जानते हैं, आईईपीएफ सेक्शन 125 में वहां एप्लीकेशन दी जाएगी और आईपीएफ अथॉरिटी उसके ऊपर क्या लेगा, एक्शन लेगा। देन आता है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 27 के ऊपर है कि जब आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, नेचुरल है, पब्लिक ऑफर है, तो आप बताते हैं कि पैसा किस काम के लिए चाहिए। तो अगर आपने कहा पैसा चाहिए आलू के लिए और अब आप पैसा लगा देना चाहते हैं भालू में, सॉरी आप नहीं लगा पाएंगे अनलेस आप सेक्शन नंबर 27 की कंडीशंस एंड रेड विद द रूल नंबर 7 की कंडीशंस फुलफिल ना कर दें। और ये क्या है भाई, सबसे पहले तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, ये आप जानते हैं 75% वोट्स इन फेवर पे पास होता है। सेक्शन 114 इससे डील करता है एंड ये कहता है अकेला स्पेशल रेजोल्यूशन से बात नहीं बनेगी, ये स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए थ्रू पोस्टल बैलेट। दैट मीन्स पोस्टल बैलेट पे आता है सेक्शन 110 कि घर बैठे सारे मेंबर्स अपना वोट डाल सकें। देन आपको क्या बताना है, क्योंकि आप नोटिस ऑफ मीटिंग दे रहे हैं तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप क्या लिख के देंगे, भाई ओरिजिनल क्या ऑब्जेक्ट था जिसके लिए पैसा इकट्ठा किया गया, कितना पैसा इकट्ठा कर लिया गया, कितना उस कार्य के लिए यूटिलाइज किया गया और कितना हमने अचीव कर लिया वो कार्य से 50%, 60%, कितना अनयूटिलाइज पड़ा है और क्या हम वेरिएशन करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं और कितने टाइम में वो हम करना चाहते हैं। देन क्या रिस्क फैक्टर्स होंगे उस नए ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। देयर आफ्टर कहता है जो आपको एडवर्टीजमेंट टू बी इन स्पेसिफाइड फॉर्म, तो कहता अगर आपने नोटिस दिया है बाय एडवर्टीजमेंट से आप ये वेरिएशन जो कर रहे हैं, तो पहली बात ये फॉर्म पास 1 में होना चाहिए और साथ में कंपनी की अगर वेबसाइट हो तो उसके ऊपर भी आपको इसे डालना पड़ेगा। सेक्शन 30 स्टार्टिंग में अगर मैं कहूं तो इंस्टीट्यूट ने कहा था सेक्शन 30 हम अपने कोर्स से हटा रहे हैं, तो इसकी दोबारा वापसी हो जाती है। ये एक टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस है, एडवर्टीजमेंट प्रोस्पेक्टस। तो एडवर्टीजमेंट से अगर प्रोस्पेक्टस आ रहा, बड़ी छोटी सी आपने बातें लिखनी है। देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट्स कंपनी के, लायबिलिटीज, शेयर कैपिटल एंड सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम। तो सिंपल मैं कहूंगा मेमोरेंडम की क्लॉजेस 5 होती हैं, चाहे सीधा वो 5 लिख दीजिए। देन ये सारे मेंबर से रिलेटेड ही है। देन कंपनी की क्या कैपिटल स्ट्रक्चर, वो आपने एडवर्टीजमेंट में मेंशन करना है और कुछ नहीं है सेक्शन 30 में। देन टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जिसे आप पढ़ते हैं सेक्शन 39 सब सेक्शन 4 रेड विद ऑब्वियसली रूल नंबर 12 कि रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो आपको फाइल करनी होती है 30 दिन के अंदर पास 3 फॉर्म के अंदर, साथ में आरओसी को फीस भी देनी पड़ेगी इस कार्य के लिए। तो उसमें आपको क्या क्या बताना पड़ता है, भाई जो अलॉटेज है उनकी सारी डिटेल देते हो, नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, भाई कितने शेयर हैं, कितने का शेयर है, एंड दिस रिटर्न शैल बी सर्टिफाइड बाय सिग्नेटरी कि ये बिल्कुल कंप्लीट है एंड करेक्ट है। और साथ में अगर आपने सिक्योरिटीज इशू की हैं फॉर कॉन्सिडरेशन अदर देन कैश, तो दैट मीन्स फॉर कॉन्सिडरेशन अदर देन कैश है तो पक्का कोई एसेट खरीदे होंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी वो भी ड्यूली स्टैम्प्ड आपने आरओसी को फाइल करनी है। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में नहीं है, अगर राइटिंग में नहीं है तब भी आपने इसकी एक कॉपी राइटिंग में कह लीजिए लिख के बना के देनी है और उसकी फाइलिंग करनी है।
और साथ में क्योंकि आपने एसेट्स वगैरह खरीदे हैं, बिजनेस खरीदा है, इसलिए शेयर इशू किए हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवानी है आपने, और इसकी रिपोर्ट भी आप रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के साथ अटैच करेंगे। अगर बोनस शेयर आपने निकाला है, जो जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन 63 में, और 63 साफ कहता है इसके लिए पास करना पड़ता है आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की आपको कॉपी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के साथ अटैच करनी पड़ेगी। देन अगर आपने शेयर इशू किए हैं अंडर सेक्शन 62(1)(c) में, ये क्या आता है, दिस इज प्रेफरेंशियल इशू। जब आप बल्क में अलॉट कर देते हो किसी खास व्यक्ति को, तो प्रेफरेंशियल अगर इशू हुआ है तब भी, क्योंकि ये सेक्शन 62(1)(c) रेड विद सेक्शन 42 ये कहता है रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट लगानी पड़ती है इस कार्य के लिए, तो वो भी आप लगाएंगे। देन प्रोस्पेक्टस में अगर आपने मिस स्टेटमेंट करी है तो सिविल लायबिलिटी आती है सेक्शन 35 में, जिसका मतलब है डैमेजेस, जो नुकसान हुआ उसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर एग्जाम्पल दिया है कि अ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय कंपनी कंटेन्ड सर्टेन मिस स्टेटमेंट्स, तो जैसे इसका पता चलता है वन ऑफ द एक्सपर्ट्स अनिलेश हु हैड गिवन हिज कंसेंट, उसने एक रीजनेबल नोटिस दिया कि ये मेरी नॉलेज के बिना है, तो क्या वो अपनी लायबिलिटी से बचेगा? यस, क्योंकि हम सेक्शन 35 में ही डिफेंसेस पढ़ते हैं, तो डिफेंसेस में एक डिफेंस आता है कि अगर आपने कंसेंट नहीं दी है तो आप अपनी, अगर ऐसा कुछ गलत छप गया है तो उसे विड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए पब्लिक नोटिस दे दीजिए। तो यही लिखा होगा आंसर में, देखिए। तो अगर वो साबित कर देता है ही विल एस्केप लायबिलिटी। देन प्राइवेट प्लेसमेंट, जो कि आप मेनली क्या पढ़ते हैं इसमें, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस होते हैं और ये मैक्सिमम आपको मालूम है 200 की काउंटिंग में क्यूबी एंड ईसोप वाले एम्प्लॉइज हम नहीं लेते। एक एसआर से हर बार एसआर पास करके आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं, और ये 200 की लिमिट जो रहती है वो ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज के लिए रहती है, और इसकी भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। बस फर्क इतना है 15 दिन के अंदर आपको इसकी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, रेड विद रूल नंबर 14। तो बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट में आप पढ़ते हैं कि जो पैसे लेने होते हैं वो कैश में नहीं ले सकते हैं आप। वो पैसा आपने किससे लेना है? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का क्या रखना पड़ता है भाई? रिकॉर्ड बनाना पड़ता है कंपनी को। और अगर आप ज्वाइंट होल्डर हैं, यहां पे बहुत बढ़िया ये प्रश्न रहेगा, अगर ज्वाइंट होल्डर हैं तो जिस आदमी का नाम पहला है, फर्स्ट नेम्ड, उसके बैंक अकाउंट से पैसे लेने हैं। तो दिस इज नाइस, ये स्टार आप लगा सकते हैं, पक्का इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे इंस्टीट्यूट ने ये एग्जाम्पल भी डाला है कि रूही और उनकी छोटी बहन, ब्रदर लिखा, चलिए सोहित, उन्होंने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया है प्राइवेट प्लेसमेंट पे। तो पूछा गया है किसके अकाउंट से आपको रुपए देने होंगे, तो स्वाभाविक है रूही के अकाउंट से। तो देखिए रूही का नाम पहला है तो उसके अकाउंट से पैसे देने पड़ेंगे। सो दिस वेरी नाइस वन। तो ये स्टार एग्जाम्पल रहेगा, भूलिएगा मत, चांसेस अच्छे रहेंगे एग्जाम में आने के। देन ये एक मैं कहूंगा रेपिटेटिव क्वेश्चन है, बार बार इंस्टीट्यूट ने पहले बहुत बार पूछा है कि इरेगुलर अलॉटमेंट कब होती है। तो इसका बड़ा ही सिंपल जवाब है ये 4 सेक्शन। 23 क्या है? 23 आपका डील करता है मेथड्स ऑफ फंडिंग। 26 प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स। 39 मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड मिनिमम एप्लीकेशन मनी। एंड 40 आपको करवानी पड़ती है लिस्टिंग। तो इन चारों सेक्शन में से कोई भी आपने डिफॉल्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज इरेगुलर अलॉटमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन डील करता है ये सेक्शन 40 सब सेक्शन 6, रेपिटेटिव है, कोई खास बात नहीं है। ये अंडरराइटिंग कमीशन, तो आप जानते होंगे अंडरराइटिंग कमीशन कितना होता है। अंडरराइटिंग कमीशन जो शेयर्स पे है वो होता है 5%, या जो आर्टिकल्स में लिखा है विच एवर इज लेस। तो यहां पे आर्टिकल्स में लिखा है 4% और डायरेक्टर देना चाहते हैं 5%। तो अंडरस्टूड है विच एवर इज लेस कितना हो गया? 4% ही आप दे सकते हैं। और ये सेक्शन 40 से आप पढ़ते हैं, रेड विद रूल नंबर 13 में ही ये बताया गया है। तो देखिए आप 5% नहीं दे सकते। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ये एक्सपोर्ट्स में डील करते हैं रबर में। तो कंपनी क्या है, खरीदना चाहती है रबर ट्रीज आंध्र प्रदेश स्टेट में
प्रोस्पेक्टस इशू हुआ, तो उसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर आपने लिखा है कुछ एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट के एक्सट्रैक्ट, कुछ हिस्सा उसका आपने लिख दिया है। तो होता क्या है, वो जो एक्सट्रैक्ट था रिपोर्ट का वो निकला गलत और मिस्टर आलोक ने अप्लाई कर दिया शेयर्स के लिए। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि भाई क्या उनके पास कोई रेमेडी है अगेंस्ट द कंपनी? एब्सोल्युटली है, क्योंकि सेक्शन 35 में यहां लायबिलिटी होती है कंपनी एंड एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इंक्लूडिंग एक्सपर्ट, इंक्लूडिंग डायरेक्टर, इंक्लूडिंग प्रमोटर। तो जितना आपको नुकसान हुआ उसके आप भरपाई ले सकते हैं और यहां पे कंपनी लायबल हो सकती है अंडर सेक्शन 447 भी, जिसे कहते हैं फ्रॉडुलेंट इंड्यूसमेंट। अगर कंपनी की तरफ से हुई है तो 447 में भी कंपनी की लायबिलिटी यहां पे बन सकती है। लेकिन हां, एक्सपर्ट बच सकता है, उसके डिफेंसेस भी हैं। तो डिफेंसेस क्या है? अगर वो साबित कर देता है कि भाई मैंने कंसेंट अपनी दी ही नहीं, या अगर दी तो मैंने विड्रॉ कर ली, और विड्रॉ करने के लिए मैंने उसका क्या दिया है, प्रॉपर पब्लिक नोटिस दिया है, या मैंने स्टेटमेंट दी ही नहीं, या ये बताया जाता है कि जो भी वो एक्सट्रैक्ट वगैरह लिया है मैं, कि भाई जिस एक्सपर्ट का लिया गया वो कॉम्पिटेंट था, उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं करी, तो मैं एक एक्सपर्ट हूं लेकिन ये स्टेटमेंट किसी और एक्सपर्ट की है, तब भी आप बच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी के ये एक प्रोस्पेक्टस निकाल रहे हैं इक्विटी शेयर्स के लिए। आपसे पूछा गया कौन कौन सी रिपोर्ट्स उन्हें इंसर्ट करनी होंगी प्रोस्पेक्टस में। अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार ले सकते हैं, नेचुरल है। ये क्वेश्चन आता है सेक्शन 26 सब सेक्शन कहें तो 1 पे। तो यहां ये कहा गया है कि आपने प्रोस्पेक्टस में क्या लिखनी होती है, आपने लिखना होता है सच इंफॉर्मेशन, लेकिन हमसे तो पूछा गया रिपोर्ट, तो कौन सी? सच रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बताई नहीं गई है सेक्शन में, जो भी बताई जा सकती हैं सेबी बताएगा, किससे पूछ के? सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो बस वो लिखा जाएगा, और जब तक सेबी नहीं बताता है ये, तब तक सेबी रेगुलेशंस में जो लिखा है वो वाली रिपोर्ट लगाई जाएंगी। सो बस इतना सा ही है ये। वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो ये आप जानते हैं शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स चैप्टर नंबर 4 में आता है कंपनीज एक्ट में, फ्रॉम सेक्शन 43 टिल 72। तो पहला सिंपल एग्जांपल है शेयर कैपिटल के ऊपर कि ऑथराइज कैपिटल है भाई 50 लाख, फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो ऑब्वियसली 5 लाख शेयर हो गए भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस एग्जांपल है नहीं। कॉल इन एडवांस जिसे आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 50 में, सेक्शन नंबर 50। तो लिखा है इस कंपनी ने 10 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, एक 10 का है, 6 रुपए मांगे हैं, फाइनल कॉल 4 रुपए की अभी पड़ी है, रीना के पास 10,000 शेयर हैं और उसने पूरे पैसे दे दिए। तो भाई अब कंपनी की क्या हो रही है, ईजीएम हो रही है, और रीना जी चाहती हैं कि उनको वोटिंग राइट फुली पेड अप के हिसाब से मिले। तो देखिए आप कॉल इन एडवांस दे देते हो लेकिन कोई वोटिंग राइट आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलते हैं, तो ऐसा कोई वोटिंग राइट उनको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा जो उन्होंने कॉल इन एडवांस दिया है। स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो स्वेट इक्विटी शेयर जिसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 54 रेड विद रूल नंबर 8 के अंदर। तो स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड एक हल्का सा चेंज क्या है, देखिए स्वेट इक्विटी शेयर की लिमिट होती है, कितने आप स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हैं। एक है अननुअल लिमिट, कहीं लिखा होगा यहाँ पे, ये रहा, नहीं ये रहा, इन ईयर अननुअल लिमिट। इसमें 2 बातें हैं, इशू प्राइस जो है शेयर्स की वो 5 करोड़ रुपए हो सकती है इशू प्राइस, कंपेयर्ड विद 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल विच एवर इज हायर, मतलब 5 करोड़ या 15% पेड अप कैपिटल विच एवर इज हायर एक साल में। लेकिन ओवरऑल भी इसकी एक लिमिट है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल, कहीं लिखा होगा देखिए, राइट। लेकिन अमेंडमेंट या चेंज क्या है, एक हल्का सा, अगर आप स्टार्टअप कंपनी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी होती है, तो उनके लिए जो लिमिट थी, पहले भी हम ये पढ़ते थे, उनके लिए लिमिट है 50%, 50% है उनके लिए लिमिट, और वो लिमिट होती थी 5 साल के लिए। बट ये टाइम बढ़ा के कर दिया गया है 10 ईयर्स, 5 जून 2020 से 10 ईयर्स का टाइम कर दिया गया, 5 से 10 साल। तो जहां जहां आपने स्टार्टअप कहीं भी पढ़ा कंपनी साइड में,
जहां जहां 5 साल था ना, हर जगह 10 साल कर दिया गया है। स्टार्टअप को बेनिफिट, उनको इंसेंटिव बढ़ा दिया गया है। लॉक इन पीरियड आप 3 साल है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सच कुछ नया नहीं है। स्वेट इक्विटी शेयर्स की ऑब्वियसली रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाई जाती है, पुरानी बात है। नॉन कैश अगर ट्रांजैक्शन है, क्योंकि स्वेट इक्विटी आपने डायरेक्टर या एम्प्लॉय को इशू किए होते हैं, तो उनसे कोई वैल्यू एडिशन आईपीआर मिला है, तो वो नॉन कैश हो गया ट्रांजैक्शन। तो नेचुरल है, आप अगर वो एसेट है तो आप उसे कहां ले जाएंगे? बैलेंस शीट में ले जाएंगे एज डेप्रिशिएबल एसेट इन द बैलेंस शीट। और अगर वो एसेट नहीं है तो इन दैट सिचुएशन, अगर क्लोज ए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो आपके लिए क्या बन गया? एक्सपेंस बन गया। कहां चला जाएगा? P&L अकाउंट में। बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें तो भाई मैं तो सारी पहले ही पढ़ाता था, तो इसमें कोई चेंज वाली बात नहीं है। क्योंकि जहां तक मेरे स्टूडेंट्स का सवाल है, बहुत सारी चीजें जो मैंने यहाँ डिस्कस करी हैं मैंने ऑलरेडी पहले भी करवाई हुई हैं आपको बेटा। प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 55 में पढ़ते हैं आप कि उनका रिडम्पशन करना होता है 20 साल में। तो हम ट्रांसफर टू CRR अकाउंट करते हैं, तो उसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, नॉर्मल सी बात है। देखिए, मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख और आप इसे रिडीम कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 1 लाख। माना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने तो कितने हैं? 11 लाख। लेकिन जितनी नॉमिनल वैल्यू होती है प्रेफरेंस शेयर की, ये अमाउंट हम ट्रांसफर कहां करते हैं? CRR। तो CRR 10 लाख से बनता है, ना कि 11 लाख से। ये आपको पता भी होगा, अपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है और लॉ की वजह से ही पढ़ा है। तो उसी के ऊपर एग्जाम्पल है, यही अंदर कुछ फिगर्स डिफरेंट होंगी और कुछ नहीं है। बट इंटरेस्टिंग चीज है, इस तरह के क्वेश्चन जैसे अकाउंट्स के बजाय लॉ में भी प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं। तो नवंबर 2020 में पेपर आया, तो 2 क्वेश्चनों में कैलकुलेटर की जरूरत थी। तो इसलिए बार बार मैं तो हमेशा कहता हूं, पेपर में ले जाओ कैलकुलेटर। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है कैलकुलेटर आपके हाथ में देख के लॉ के पेपर में कुछ लोग हंसे, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए पेपर के बाद आप हंस लेना, कोई बात नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सेक्शन 56 किस पे डील करता है? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन के ऊपर, डेथ वगैरह पे। तो उसपे एक एग्जाम्पल दिया है और कुछ नहीं है। तो देखिए क्या लिखा है, हिमांशु जी हैज रिसीव्ड अ नोटिस एक प्राइवेट कंपनी से 7 अगस्त को कि शेफाली ने एक ट्रांसफर डीड साइन करते हुए हमें भेजी है, क्योंकि शेयर्स हैं पार्टली पेड अप। तो होता क्या है, जब आप शेयर बेचोगे, शेफाली होगी ट्रांसफरर, हिमांशु नेचुरल है, क्या बन गया यहाँ पे? ट्रांसफरी। तो यहां डीड सिर्फ ट्रांसफरर को ही बना के देनी होती है, क्योंकि पार्टली पेड अप है। और यहां पे कंपनी नोटिस भेजती है ट्रांसफरी को कि भाई साहब जो बैलेंस रहेगा आप दे देंगे, और ट्रांसफरी को रिप्लाई करना होता है 2 हफ्ते में। तो आपने 7 अगस्त को भेजी थी, तो 2 हफ्ते ऐड कर लीजिए, 14 डेज। तो अंडरस्टूड है कौन सी डेट होगी? 21 अगस्त। तो यही लिखा है, हिमांशु एज ए ट्रांसफरी मस्ट रेज हिज ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज ट्रांसफर। कितने दिन में? 2 हफ्ते में। तो उसके ऊपर एग्जाम्पल है। कहने का मतलब है इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। हो सकता है आप ऐसी चीजें आज से पहले इनको सीरियस ना ले रहे हो, यार इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा। इंस्टीट्यूट फिलहाल ये लेके बैठा है कि भाई साहब तुम जहां से सोच भी नहीं सकते हो ना, मैं वैसा क्वेश्चन बना दूंगा। सो डोंट टेक द चांसेस, गो थ्रू ऑल दीज क्वेश्चंस। देन बहुत बढ़िया पॉइंट मैं से कहूंगा, इसे स्टार पॉइंट कहूंगा। क्या चीज है ये? सेक्शन 56 पे ही है। देखिए मैं सिंपल एक एग्जाम्पल समझा देता हूं, ये लिखा हुआ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या है। देखिए मान लीजिए मिस्टर एक्स है शेयर होल्डर, इसकी हो गई डेथ, तो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मान लो मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई के पास ना 2 ऑप्शन होती हैं। एक तो क्या करे, वो कंपनी को अप्लाई कर दे और बन जाए रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, कि अपने नाम पे शेयर चढ़वा ले, जिसका मतलब है वो कंपनी को शेयर सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट कह लीजिए भेज दे और अपने नाम पे शेयर चढ़ा ले। या क्या करे, या सेल कर दे। मतलब पॉइंट सिंपल सा है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो डायरेक्ट सेल कर सकता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अपने नाम पे शेयर चढ़ाए बिना भी डायरेक्ट सेल कर सकता है, उसी पे एग्जांपल है। सो दिस इज वेरी गुड वन। चलिए बोनस शेयर्स, जिस पे आप पढ़ते हैं सेक्शन 63 में, तो उसके ऊपर एग्जांपल है कि बोनस शेयर दिया 1:5 की रेशियो में। तो अंडरस्टूड है 5 शेयर के बदले 1 शेयर, बस यही लिखा है एग्जांपल में और कुछ नहीं है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, जिसे आप पढ़ते हैं सेक्शन 66 में,
रिडक्शन ऑफ कैपिटल के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया भी था नवंबर 2020 के अटेम्प्ट में। तो देखिए लिखा है एक एग्जाम्पल कि 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने 7 रुपए मांगे हैं और सब ने दे दिए हैं। अब कंपनी 3 रुपए नहीं मांगना चाहती, तो ठीक है कर ले रिडक्शन। तो एग्जाम्पल में दिस इज नथिंग। डिबेंचर्स जिसके ऊपर आप पढ़ते हैं सेक्शन 71, जिस पे बच्चे बड़े परेशान होते हैं DRR वगैरह पे, तो चलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा, जो एग्जाम्पल है उस पर रहते हैं। एग्जाम्पल में कुछ नहीं लिखा, सिंपल ये लिखा है कंपनी ने 50 लाख रुपए डिबेंचर से बोरो करने हैं। कैसे कर सकती है भाई? जैसे मर्जी कर लूँ। जैसे आपने 50,000 इशू कर दिया 100 रुपए का, और आपने कहा इंटरेस्ट देंगे 7% एवरी क्वार्टर पे, ठीक है। सिक्योर डिवेंचर भी हो सकते हैं, 6 साल के टर्म हो सकता है, आपकी मर्जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। और टर्म्स ऑफ इशू में इवन प्रोवाइड फॉर रीपेमेंट इन इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, ऐसा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और इस सिचुएशन में क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट किस पे पे करेंगे? ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करेंगे। या आप डिबेंचर होल्डर्स को ये इशू कर सकते हो डिबेंचर्स कि ये कन्वर्टिबल होंगे, ऐसे भी कर सकते हो। तो एक नॉर्मल एग्जांपल है, देयर इज नथिंग, इट्स नॉट अ क्वेश्चन टाइप। मैं इसे अच्छा मानूंगा, एक अच्छा क्वेश्चन कहूंगा कि नॉर्मली बच्चे इसे इग्नोर कर सकते हैं पेपर में, तो प्लीज डू इट। कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। ये है बायबैक के ऊपर सेक्शन 68। बायबैक में क्या करना होता है? एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देनी होती है कि कंपनी आने वाले 1 साल में इंसॉल्वेंट नहीं होगी। 1 साल, देखिए ये लिखा है। तो ये जो डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, किसको देनी पड़ती है? 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, उनमें से एक होना चाहिए मैनेजिंग डायरेक्टर अगर कंपनी में हो तो। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फॉर्म SHN में आपने ROC को फाइल करना है। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हो, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन पे है कि कंपनी जो है पैसे नहीं है, अनएबल टू रिडीम है प्रेफरेंस शेयर्स, 10 लाख रुपए के हैं और आने वाले 2 महीने में रिडम्पशन करनी है। आज तक कंपनी ने माना कोई डिफॉल्ट नहीं किया डिविडेंड में, लेकिन पैसे नहीं है, क्या रेमेडी है कंपनी के पास? तो सेक्शन 55 में 2 बातें हैं। एक, 75% इन वैल्यू अपने मेंबर्स का, शेयर होल्डर का कंसेंट लो, एंड नंबर 2, NCLT से अप्रूवल ले लो। तो इससे क्या होगा? आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे? जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओल्ड है वो रिडीम हो जाएगी डेबिट होके, और उसको क्या दे दिए जाएंगे? नए प्रेफरेंस शेयर्स। तो बस इसी को रिडम्पशन मान लिया जाएगा, इतनी सी बात है और इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन 75% लोगों ने कंसेंट चाहिए, तो कुछ डिसेंटिंग भी हो सकते हैं, इसे कहते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर, DSH। तो उसके लिए ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कि इनको कोई एग्जिट आप क्या दे दीजिए, अपॉर्चुनिटी। तो बस यही लिखा और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये लिखा है कि फर्दर आप क्या करें, नए शेयर इशू कर दें, तो हम उसे मान लेंगे कि पुराने क्या हो गए, रिडीम हो गए। देन डिपॉजिट्स, जो कि आता है चैप्टर नंबर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 73 से 76A में। बड़े अच्छे इसके क्वेश्चन इन्होंने डाले, मीन्स एग्जाम्पल कहें या क्वेश्चन कहें। तो मैं इसे कहूंगा जितने यहाँ क्वेश्चन आपको डिपॉजिट के दिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार डाल लो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे यार इसके ऊपर ये क्वेश्चन बना के डाल सकते हैं, एंड दे हैव, इंस्टीट्यूट हैज कम अप विद दैट। और डिपॉजिट्स के ऊपर देखिए रूल नंबर 2, जो कि कैटेगरी ऑफ डिपॉजिट्स है कि हम उसे डिपॉजिट नहीं मानते हैं, नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, तो उसको बड़े अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। तो उसी पे है पहला पॉइंट ये कि कंपनी ने इशू किए हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर और नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, मींस कोई चार्ज नहीं है एंड लिस्टेड है RSC पे, तो हम इसे डिपॉजिट मानते ही नहीं है भाई, राइट। देन एक एम्प्लॉय है, आपने उसे 2.5 लाख रुपए ले लिए जबकि उसकी सैलरी है 2 लाख, तो हम क्लियरली पढ़ के आते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी से ज्यादा आप पैसा ले लोगे तो वो डिपॉजिट मानना पड़ता है, लेकिन अप टू एनुअल सैलरी ये डिपॉजिट नहीं होता। इसी पे अगला क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स पूछा गया आपसे। आप एक प्राइवेट कंपनी है, आप अपने डिपॉजिट ले सकते हैं मेंबर से टू द एक्सटेंट ऑफ 50 लाख इफ द एग्रीगेट ऑफ PUC, FR एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज 50 लाख, तो ठीक है 100% तक अपने 3 आइटमों का PUC प्लस FR प्लस SP का प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट ले सकती है। तो आंसर आपको ट्रू दिखेगा, ये लिखा होगा 100%।
राइट। सेकंड है गवर्नमेंट कंपनी है, एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स अंडर सेक्शन 76 है, जो कि पब्लिक से होते हैं। कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एक्सीडिंग 25%, ये गलत जवाब है क्योंकि आपने कहा कैन नॉट 25, जबकि उनके लिए लिमिट 35% होती है। देखिए आंसर में 35%, तो इसलिए आपका जवाब यहां पे फॉल्स है, जबकि पहले वाले में क्या था, ट्रू था। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए, डिपॉजिट ही पूछा गया और आपसे पूछा गया ये डिपॉजिट है या नहीं। तो इसमें से थर्ड पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार डाल लीजिएगा। पहला देखिए 5 लाख रुपए क्या है, नॉन कन्वर्टिबल नॉट कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज एंड लिस्टेड, तो ये पहले बता दिया था भाई, ये नहीं है, राइट। 2 लाख रुपए लिए हैं एम्प्लॉय से, जबकि सैलरी है उसकी 1.5 लाख, हाँ भाई है। 3 लाख रुपए लिए हैं, प्राइवेट कंपनी है, किससे लिए हैं, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से लिए हैं। तो ये भी नहीं होता, प्रोवाइडेड उसे एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कि उसने बोरो करके आपको नहीं दिया हो पैसा। दिस इज वेरी गुड, तो ये पक्का ध्यान रखिएगा, राइट। चलिए अब ये क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन आ जाएगा प्रोविजंस रिलेटिंग टू क्रेडिट रेटिंग एलिजिबल कंपनी के लिए। तो सेक्शन 76 में एलिजिबल कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, तो क्रेडिट रेटिंग के ऊपर पूछा गया है। तो ऑब्वियसली यहां पे क्रेडिट रेटिंग से आपको करवानी पड़ेगी, किससे से रिलेटेड, नेटवर्थ, लिक्विडिटी एंड एबिलिटी टू पे डिपॉजिट्स, किससे, एक रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी से। और ये रेटिंग आपको हर साल करवानी पड़ती है, एक बात, 2 बात, तीसरी बात। देन रूल 3 ये कहता है ये आपने आरओसी को भेजनी है डीपीटी 4 फॉर्म में, 4th पॉइंट। 5वां, आपकी क्रेडिट रेटिंग किससे कम नहीं होनी चाहिए, नॉट बिलो द इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग और अदर स्पेसिफाइड क्रेडिट रेटिंग फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट। 6ठा, आपने रेटिंग किससे लेनी है, कहता है जो अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो स्पेसिफाई की गई हैं एनबीएफसीज के लिए आरबीआई ने, तो उन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। तो 6 पॉइंट बना के इस तरह से आप इसे पक्का याद रख लें, क्वेश्चन इग्नोर ना करें, नहीं तो पेपर में एक लाइन के अलावा लिखने के लिए कुछ नहीं बचेगा। देन ये ट्रस्टीज जो डिपॉजिटर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट पे है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, दिस इज नथिंग। यस, आपको अपॉइंट करने पड़ते हैं ट्रस्टी, उनकी रिटर्न कंसेंट भी चाहिए। और जब आप एडवर्टीजमेंट से पैसा इकट्ठा करते हैं तो आपको लिखना पड़ता है कि ये ट्रस्टी हैं, और उससे रिलेटेड एक ट्रस्ट डीड बनती है, फॉर्म डीपीटी 2 में हम फाइल करते हैं। और उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है या डिसक्वालिफिकेशन कह लीजिए, एक नेगेटिव लिस्ट दी गई है कि भाई ये आदमी नहीं बनेंगे अगर वो कंपनी के क्या हैं, अफसर हैं, ऑफिसर हैं या एम्प्लॉय हैं, या इनडेप्टेड टू द कंपनी को, या उसकी को सब्सिडरी भी है, तो इसे मैं नॉर्मली कह देता हूं सी से हो गया कंपनी, सी से ही हो गया आपका को सब्सिडरी, एस सब्सिडरी, एच होल्डिंग, कश, कि उनको पैसे ना देने हो, ना उनके साथ आपका फाइनेंशियल रिलेशनशिप हो विद द कंपनी, और ना ही आप गारंटर हो कंपनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन कहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्रोसीजर पूछा गया है मेंबर्स से पैसा इकट्ठा करने का और क्या एग्जम्पशंस हैं प्राइवेट कंपनी को। तो सेक्शन 73 है भाई, डायरेक्ट है तो इसमें कुछ नहीं मैं पढ़ा रहा, कोई डिफरेंट क्वेश्चन ही नहीं है। एग्जम्पशंस टू प्राइवेट कंपनी आप जानते होंगे, 3 पॉइंट है। तो एक तो ये है कि अगर आपने 100% तक वही पीयूसी प्लस एफआर प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम लिया है तो आपके ऊपर प्रोविजंस नहीं लगेंगी, जो ऊपर क्लॉज ए टू सी एंड ई है। और स्टार्टअप मैं पहले बताया था 5 साल से 10 साल की लिमिट होगी। और तीसरा क्या है, वो प्राइवेट कंपनी जो एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं है, जिसकी बोरिंग्स बैंक वगैरह से इज लेस देन ट्वाइस पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लेस है, और इस कंपनी ने कोई डिफॉल्ट बोरिंग्स वगैरह या डिपॉजिट्स में ना किया हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, चैप्टर नंबर 6,
सेक्शन 77 से 87 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इसके भी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं कहूंगा जो यहाँ क्वेश्चन है इनको स्टार ले लीजिए, छोड़िएगा मत एक भी क्वेश्चन। तो यहां कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज टू एक्ट एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका मतलब क्या है? अगर कोई चार्ज रजिस्टर्ड है, सेक्शन 80 की बात। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या होता है? प्रिज्यूम्ड, हर किसी को पता है। आप कहीं मुझे तो नहीं पता था ये रजिस्टर्ड है, सॉरी नॉट एन एक्सक्यूज। तो ये मान लिया जाता है कि आपको इस चीज की नॉलेज है। नॉर्मल एग्जांपल है, क्यों? क्योंकि जब चार्जेस रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको कोई भी एसेट खरीदना है तो एमसी के पोर्टल पे जाओ, जाके चेक कर लो कि कहीं ये इसके ऊपर कोई किसी का राइट तो नहीं है। स्टिल आप खरीदते हो और फिर कहते हो भाई ऐसे कैसे, गलती आपकी है, पे द प्राइस। यही तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। तो सिंपल इसी के ऊपर एग्जांपल दिया है और कुछ नहीं है कि आपने गलती की है खरीदने में, भुगतो। फ्लोटिंग चार्ज आप जानते हैं उन एसेट्स पे होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि शोरूम में आपने सामान रखा है, वो गिरवी रखा है, तो ठीक है फ्लोटिंग चार्ज है। आप ये लेदर गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो और जो उसका मटेरियल है वो गिरवी रखा है, तो अंडरस्टूड है, फ्लोटिंग चार्ज है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, और इसके ऊपर अच्छे पॉइंट बना के भी इन्होंने लिखा है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? तो सिंपल सी बात है, अगर कंपनी बंद हो गई तो लिक्विडेटर जो कंपनीज एक्ट में अपॉइंट हुआ, या आईबीसी में अगर आप चले गए तो वहां पे आईबीसी या कंपनीज एक्ट में तो जो लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया वो कंपनी के सारे एसेट्स टेक ओवर कर लेता है। अब रजिस्टर्ड तो था नहीं चार्ज, तो भैया आप सिक्योर्ड क्रेडिटर से क्या बन जाएंगे? अनसिक्योर्ड, क्योंकि वो वॉइड हो गया एक तरह से। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये सबसे बढ़िया, मैं आपको वैसे ये कलर्ड मैंने करके दे रखा है, मैं सिंपल आपको एग्जांपल से, बहुत बढ़िया एग्जांपल ये समझा देता हूं। देखिए, एक है बैंक ए, एक है बैंक बी। पहले ये गलती मत कीजिए। बैंक ए ने 1 करोड़ रुपया दिया आकाश लिमिटेड को और लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखी गई। चार्ज वॉज क्रिएटेड, बिल्डिंग के कागज दे दिए गए 1 जून 2019 को, लेकिन कंपनी ने वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई और उसके बाद करवाई है 13 अगस्त को एड वॉलरम एडिशनल फीस देने के बाद। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है? इन द मीन टाइम, मीन वाइल, यहां डेट्स को ध्यान देना आपने कि डेट्स थी आपकी यहां पे, एक है जी 1 जून, एक है 13 अगस्त। मीनवाइल बैंक बी ने सेम कंपनी को सेम प्रॉपर्टी पे 20 जून को लोन दे दिया। तो दैट मींस 20 जून इन दोनों के बीच में आ गया इस डेट के, और ये आपने रजिस्ट्रेशन इसकी टाइम पीरियड में 30 दिन के अंदर 27 जून को करवा भी दी। तो 27 जून नेचुरल है, अगस्त से पहले है। तो इस दौरान क्या होता है? कंपनी चलेगी जी लिक्विडेशन में और प्रॉपर्टी से मिले सिर्फ 2 करोड़। ध्यान दीजिए, सेकंड लोन आपने लिया कितने का? 2 करोड़ का, और पहला लोन कितने का था? 1 करोड़ का। जबकि देखा जाए बैंक ए ने पहले लोन दिया था, लेकिन यहां पूरे के पूरे पैसे कौन ले जाएगा? बैंक बी ले जाएगा। नाउ बैंक बी विल रिसीव इट्स लोन फुली, बट बैंक ए विल नॉट रियलाइज एनीथिंग बिकॉज subsequent registration of charge in favor of bank A will not prejudice, इसका मतलब क्या है? will not affect the right of bank B which obtained its right before the charge in favor of bank A, क्योंकि उसका right create हुआ अगस्त में जाके। So this is a very good question। अगला क्वेश्चन भी अच्छा मैं कहूंगा, वैसे मैंने पहले कह दिया था सारे स्टार क्वेश्चन हैं इसके जो इंस्टीट्यूट ने बना के डाले। एबीसी लिमिटेड ने एक चार्ज क्रिएट किया ओके बैंक के फेवर में, ये हो गया जी रजिस्टर्ड। लेटर बैंक ने क्या किया? बढ़ा दी आपकी जो क्रेडिट फैसिलिटी है 20 करोड़ से। तो करवाना क्या था आपको? यहां करवानी थी मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, राइट? सेक्शन 79 में आपको मॉडिफिकेशन करवानी, वो आपने नहीं करवाई। तो कहता बताइए अब कंपनी क्या करे? तो इसलिए यहां लगा सेक्शन 87 रेक्टिफिकेशन करवाओ आप, और उसके लिए अप्लाई किसको करना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, फॉर्म नंबर CHG 8 के अंदर। और यहां रूल नंबर 12(7) में आता है कि भाई अप्लाई कीजिए। और ये एप्लीकेशन कौन दे सकता है? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये एप्लीकेशन दे सकता है कंपनी या इंटरेस्टेड पर्सन भी। तो यहां पे इंटरेस्टेड पर्सन साथ में कौन हो गया? बैंक हो गया। ये पक्का आप मत भूलिए, क्योंकि आप रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये चीजें, ये दिस पॉइंट हाईलाइटेड बाय मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एप्लीकेशन कंपनी भी दे सकती है या बैंक भी, बिकॉज इट्स अ इंटरेस्टेड पर्सन। नेक्स्ट,
रंजीत ने एक प्रॉपर्टी खरीद ली एबीसी लिमिटेड से जो कि गिरवी थी. ही सेटल्ड ड्यूज ऑफ बैंक इन फुल एंड द सेम वॉज रजिस्टर्ड. उसने प्रॉपर्टी अपने नाम पे रजिस्टर करवा ली. बट नीदर द कंपनी नोर द बैंक फाइल्ड पर्टिकुलर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज. तो वो आरओसी से आपने कटवाना था. तो कैन मिस्टर रंजीत अप्रोच द रजिस्ट्रार एंड सीक एनी रिलीफ इन दिस रिगार्ड. बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बिकॉज अंडर सेक्शन 83 क्या कहता है, अगर कंपनी से कोई इंटीमेशन नहीं भी आती है तब भी आरओसी सबूत मिलने पे, देखिए रजिस्ट्रार उसको सबूत मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं एविडेंस वर्ड भी लिखा होगा, ये रहा, कि पूरे पैसे मिल गए हैं तो वो आपको रिलीज कर देगा, रिलीज डीड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इशू कर देगा. नो डाउट कंपनी को वो नोटिस भी देता है 30 दिन का और ये CHG 5 फॉर्म में आपको इशू हो जाएगा. नेक्स्ट वी आर टू द चैप्टर नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम सेक्शन 88 टिल 122, फेमस बाय द नेम मीटिंग्स. वैसे पूरा नाम क्या है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. सीधा क्वेश्चन है प्रॉक्सी के ऊपर, सेक्शन 105 सीधा क्वेश्चन है, मैं कोई इसकी बात नहीं करूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार लिमिटेड ने अपनी एजीएम बुलाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश करनी थी अप्रूवल के लिए, quorum नहीं था, मीटिंग कैंसिल हो गई, डायरेक्टर्स ने नहीं फाइल की एनुअल रिटर्न. ये तो गलत बात है क्योंकि सेक्शन 92 में एनुअल रिटर्न आपको विद इन 60 डेज ऑफ एजीएम फाइल करनी होती, चाहे एजीएम हो ना हो, बस एजीएम नहीं होने के रीजन आपको बताने होते हैं. राइट क्या कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया, बिल्कुल किया, पेनल्टी लगेगी, बात ही खत्म. तो आपको ये फाइल करनी चाहिए थी टुगेदर विद रीजंस फॉर नॉन होल्डिंग. ऑब्वियसली ये आपका कॉन्ट्रावेंशन है, आपको क्या लगेगी, पुंगी बोले तो पेनल्टी. चलिए अगला क्वेश्चन, ये एक रेपिटेटिव क्वेश्चन है, बहुत बार पहले आया भी हुआ है इंटर में. आपने एक नोटिस जारी किया है एजीएम का 7 नवंबर को, नहीं ये 7 नवंबर को मीटिंग होनी है, 16 अक्टूबर को जारी किया है. ये तो मेरे को डेटा ही याद है ऐसे ही बाय डिफॉल्ट. क्या मीटिंग वैलिडली कॉल्ड है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 21 दिन का क्लियर नोटिस होना चाहिए लेकिन वो 25 दिन बनते हैं, तो इसलिए यहां पे शॉर्टफॉल होगी, बिल्कुल 2 दिन से होगी. कैन द डिले इन द नोटिस बी कंडोन्ड. तो देखिए यहां पे आ गई 3 चीजें. तो पहली बात, नॉट वैलिडली आपके सामने है, 2 दिन का शॉर्टफॉल है. अब क्या शॉर्ट नोटिस दिया जा सकता है, देखिए हम पढ़ते हैं शॉर्ट नोटिस हो सकता है, लेकिन यहां क्वेश्चन क्या था, बहुत बढ़िया ये पॉइंट है तीसरा. तो तीसरे पॉइंट पे चाहे स्टार लीजिए आप, एक स्पेशल स्टार. देखिए शॉर्ट नोटिस दिया जा सकता है वो एक अलग बात है, इज डिफरेंट, लेकिन यहां ये कहता है हमने तो भाई, क्योंकि शॉर्ट नोटिस के लिए आपको अप्रूवल से लेनी पड़ती है 95% ये वो, उसमें मैं नहीं चाह रहा. तो कंपनीज एक्ट में कंडोन मीन्स उसको माफ करने की, तो देखिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं लिखी है. अगर सीधा सीधा कहें तो इंश्योर ने भी अपनी इंटरप्रिटेशन उसी पे ली है. बाकी शॉर्ट नोटिस दिया जा सकता है, तो यहां इंटरप्रिटेशन करके आप आंसर को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, एजीएम हुई 11 मार्च को सुबह 11 बजे, 900 मेंबर है. भाई 900 मेंबर है, आपको पब्लिक कंपनी लिमिटेड से पता चल गया. तो क्वारम कितना होता है जी, 5 लोग होते हैं, और फिजिकली वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग प्रॉक्सी. तो कहता आधे घंटे तक हम वेट करते हैं. तो देखिए 11:30 बजे कौन कौन लोग थे, 3 ये शेयर होल्डर हैं, ठीक है जी, और ये 2 कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं. तो ये आप जानते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव को हम मेंबर ही मान के चलते हैं, तो 5 हो गए, बात खत्म. ठीक है जी, कोरम है. तो आपसे पूछा गया कोरम है या नहीं है. क्या आंसर होगा अगर P4 11:30 बजे के बाद आता है, ये रहा P4, फिर हम कहेंगे भाई कोरम नहीं है, फिर तो 4 लोग हो गए, क्योंकि 4 हो गए, यहाँ तो 5 थे. कहता अगर कोरम नहीं है तो क्या मीटिंग अर्जेंट करेंगे, ये आप जानते हैं, यस नेक्स्ट वीक जाती है, या बोर्ड जैसे डिसाइड करे, और 3 दिन का उसका नोटिस भी देना पड़ता है. और अगर अर्जेंट मीटिंग में कोरम नहीं है, नो डाउट हम आधा घंटा वेट करते हैं, फिर जितने भी मेंबर्स हैं वही क्या बन जाता है भैया, वही कोरम बन जाता है, चाहे 1 आए चाहे 2 आए, 1 मेंबर कोरम भी वैलिड हो जाएगा. डिविडेंड चैप्टर नंबर 8. तो डिविडेंड के ऊपर 1-2 क्वेश्चन तो अच्छे हैं भाई. तो पहली बात,
कहता है डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एज अ प्रपोर्शन, परसेंटेज कह सकते हो, ऑफ नॉमिनल या फेस वैल्यू। बिल्कुल ठीक है। जैसे 10 रुपए का शेयर है, एग्जाम्पल देखिए, 250 रुपए में उसकी मार्केट वैल्यू है और कंपनी ने डिविडेंड दिया 20%, तो 20% हम किसके ऊपर लगाएंगे? अच्छा, यहां पे मिस्टर शेखर है, उसने खरीदा 300 का, तो भैया 20% हमने लगाना 10 रुपए के ऊपर, बात ही खत्म। कहता है शेयर होल्डर्स ने एजीएम में यूनानिमसली, जिसका मतलब होता है 100% वोट्स इन फेवर, यूआर यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया कि हम डिविडेंड लेंगे एट अ हायर रेट रिकमेंडेड बाय डायरेक्टर। सॉरी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहां लिखा है इसका आंसर? रेगुलेशन 80 टेबल ऑफ आर्टिकल्स शेड्यूल 1 किसके लिए होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए, क्योंकि किसी सेक्शन में तो लिखा नहीं है, तो हम शेड्यूल से आंसर निकाल के दे रहे हैं इसका। क्या डेप्रिसिएशन आपको डिविडेंड देने से पहले माइनस करनी होगी? हाँ, ये लिखा गया है क्लियरली सेक्शन 123 में कि हाँ आपने डिविडेंड डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, क्योंकि डिविडेंड होता ही क्या है? अपॉर्शनमेंट फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट, और डिविडेंड आपने डिक्लेयर नहीं करना है किस में से? कैपिटल में से। तो अगर आप डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं डालोगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन की आपकी एंट्री क्या डालनी है? टू फिक्स एसेट, तो इन दैट सिचुएशन फिक्स्ड एसेट इज अ कैपिटल प्रॉफिट बन गया वो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है? एग्जाम्पल में लिखा है कंपनी ने एक लैंड खरीदा बहुत टाइम पहले, इसकी कर लीजिए रिवैल्यूएशन और उससे हो गया प्रॉफिट। क्या इसमें से डिविडेंड दे सकते हैं? तो नो डाउट डिविडेंड देते हैं हम फ्री रिजर्व में से। फ्री रिजर्व की आप डेफिनेशन पढ़ते हो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 43। फ्री रिजर्व में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं आता, तो इसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते, कैन नॉट बी कंसीडर्ड। देन अगर प्रॉफिट इनएडिक्वेट है या लॉसेस हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। यस, रूल नंबर 3 डील करता है कि हम बिल्कुल दे सकते हैं डिविडेंड, और इसके लिए हमें अपने रिजर्व्स में से डिविडेंड देना है। तो एक एग्जाम्पल अच्छा दिया है, पक्का आप कीजिए, इसे मैं स्टार ही कहूंगा, स्टार एग्जाम्पल। तो कंपनी की पेड अप कैपिटल है 200 लाख या 2 करोड़ कह लो, और रिजर्व्स दिए हैं एक्यूमुलेटेड रिजर्व। नहीं बताया तो मान लीजिए फ्री रिजर्व, क्या दिक्कत है? लॉस बताया इस साल का, तो लॉस पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। पिछले 3 साल का डिविडेंड का हम क्या लेते हैं? एवरेज लेते हैं, तो एवरेज ही आ गया। कैपिटल कितनी है भाई? 200 लाख है, 200 लाख के ऊपर ये कंप्यूट कर लीजिए, इतना आ गया। तो अब हमें रिजर्व में से पैसा निकालना है, तो हम रिजर्व में से कितना पैसा निकाल सकते हैं? 10% निकाल सकते हैं। किसका? पीयूसी प्लस फ्री रिजर्व, दोनों को ऐड किया, ये आ गया। लेकिन पहले उसमें से क्या एडजस्ट करोगे? लॉस फॉर द ईयर। तो भैया इतना डिविडेंड हम दे सकते हैं, लेकिन बैलेंस बचना चाहिए रिजर्व में। कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, वो निकाला 30 लाख, जबकि हम रिजर्व में से निकाल कितना रहे थे? तो देखिए, हम रिजर्व में से निकाल रहे थे 44 लाख, जिसमें से 30 लाख पहले क्या हो रहा है? लॉसेस एडजस्ट किया है। तो यहां पे इंस्टीट्यूट ने 14 लाख लिखा है, यहां पे उन्हें माइनस करना चाहिए 44, बट चलिए समहाउ लिमिट वो सेटिस्फाई हो जाएगी। यस, आप इतना निकाल सकते हैं। देन डिपॉजिटिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, जैसे आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं 5 दिन के भीतर भीतर हमें उसे डालना पड़ता है एक सेपरेट अकाउंट में। तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, कहता है एजीएम हुई 24 सितंबर को कि डिविडेंड देना है 2 रुपए, तो हमें डिपॉजिट करवा देना है बैंक में सेपरेट अकाउंट में 5 दिन में। तो फॉर्म है, तो 24 तारीख को तो हमें लेंगे नहीं, 25, 26, 27, 28, 29, ये हो गए 5 दिन। यही आप जीसी एक्ट में पढ़ के आते हैं, तो ठीक है 29 सितंबर। तो ऐसा क्वेश्चन तो जीसी के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड किसको दिया जाता है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, या उसके बैंक में डाल दिया जाता है। तो बड़े बढ़िया एग्जाम्पल हैं ये दोनों, देखिए बहुत ही बढ़िया, इस पे 2-3 स्टार लगा लो आप। दोनों क्वेश्चन, दोनों एग्जाम्पल बड़े अच्छे हैं, ध्यान से समझिएगा इसे। कहता है डायरेक्टर्स ऑफ लिमिटेड कंपनी ने क्या किया? डिविडेंड प्रपोज किया है जी 15%, ठीक है। कौन से साल का? 18-19 का। सेम अप्रूव हो गया एजीएम में, एजीएम बाद में ही होती है वो आप जानते हो, 6 मंथ्स ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नो डाउट एक्सटेंशन भी मिल जाता है 3 महीने का। 24 अक्टूबर को मिस्टर बिनोय के पास 31 मार्च, क्योंकि ये साल 31 मार्च तक हुआ, उनके पास शेयर थे, लेकिन उन्होंने ये शेयर बेच दिए मोहन को, और मोहन का नाम रजिस्टर में एंटर होता है 18 जून को। डिविडेंड दिया जा रहा है 31 मार्च तक, 31 मार्च तक इन्हीं का नाम था ट्रांसफरर का,
उसके बाद में ट्रांसफरी का नाम आया, तो डिविडेंड किसको मिलेगा? जिसका नाम है रजिस्टर ऑफ मेंबर में। तो क्या लिखा है? जिसका जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, इन दिस केस बिनोय रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, एंड देयरफॉर इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस विद द लॉ इफ कंपनी पेज डिविडेंड टू मिस्टर बिनोय। लेकिन सेकंड एग्जांपल देखिएगा, वेरी टेस्टी एग्जांपल। अगेन डिविडेंड 12% दिया है 19-20 का। द सेम वॉज अप्रूव्ड एट द एजीएम ऑन 25 जून। अब यहाँ क्या होता है, मिस्टर नितिन के पास 1000 शेयर है 31 मार्च तक, ठीक है, बट उन्होंने बेच दिए टू मिस्टर रॉज हुज नेम वॉज रजिस्टर्ड, उसका नाम चढ़ गया 20 अप्रैल को, राइट। स्टेट हु विल बी एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। देखिए एक बार पहले वाला एग्जाम्पल भी यहां पे, ये इंटरेस्टिंग। पहले वाला एग्जाम्पल आप देखें, 18-19 का डिविडेंड डिक्लेयर किया। इस डेट को बिनोय शेयर होल्डर था, लेकिन उसने अपने शेयर बेच दिए 18 जून को, 18 जून को बेचे हैं, राइट। तो यहां पे आंसर लिया कि डिविडेंड किसको पे होगा? मिस्टर बिनोय को। अगला क्वेश्चन जब आप देखते हैं, अगला एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट का 19-20 है, राइट। एजीएम होती है 25 जून को। मिस्टर नितिन सेम उसी तरह से 31 मार्च तक उसके पास शेयर थे जो उसने बेच दिए, और अगले के नाम ट्रांसफर हो गए 20 अप्रैल को, मतलब एजीएम से पहले, बिफोर। यहां पे भी तो क्या हुआ था, ऑन 18 जून एजीएम से पहले उसके नाम पे ट्रांसफर हो चुके हैं, राइट। यहां आपने कह दिया मिस्टर बिनोय को मिलेंगे, और यहां क्या कहते हो कि 20 अप्रैल को इसके नाम पे शेयर ट्रांसफर हो गए। सिंस मिस्टर राज बिकेम द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन द एजीएम ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 25 जून, ही विल बी इंटाइटल्ड। और पहले वाले एग्जाम्पल में इंस्टीट्यूट ने आंसर अपना क्या दे दिया कि बिनोय को मिल जाएंगे। तो यहां दोनों एग्जाम्पल प्राइमा फेसी आपके कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहे हैं। तो यहां पे स्ट्रेट वे, थोड़ा मैं फास्ट पढ़ रहा हूं कि एक एक वर्ड नहीं पढ़ा, बट स्ट्रेट वे यहां पे क्या दिख रही है, कॉन्ट्राडिक्शन क्लियर कट नजर आ रही है, क्योंकि आपने बिल्कुल सेकेंड एग्जाम्पल और फर्स्ट एग्जाम्पल में दोनों के आंसर ऑपोजिट लिख दिए। अब बेचारा बच्चा क्या करेगा पेपर में। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए बड़ी सिंपल सी अगर हम बात कहें, अगर मैं बहुत सिंपल कहूंगा, जैसे आप चाहे सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, आपने डिविडेंड जिस डेट को डिक्लेयर किया, डिविडेंड जिस डेट को डिक्लेयर किया, इस डेट पे जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, चाहे उसने शेयर बेच दिए हो, दैट इज अ सिंपल आंसर आई एम टॉकिंग अबाउट। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है, वही इंटाइटल्ड है फॉर डिविडेंड। दैट इज अ बेसिक लॉ आई एम टॉकिंग अबाउट। बट यहां इसलिए मैं कह रहा था इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि भाई आई कांट हेल्प ओवर दैट, बट जो लॉ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। मूव करते हैं आगे। PQ लिमिटेड ने डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड 10% टू ऑल इट्स शेयर होल्डर्स एक्सेप्ट मिस्टर कुमार। भाई क्यों नहीं? क्योंकि उसने एक डायरेक्शन दी थी कंपनी को कि मेरा डिविडेंड डायरेक्टली मेरे बैंक में डाल देना। कंपनी ने भेजा भी उसका डिविडेंड बैंक में, लेकिन बैंक ने किसी कारणवश जो भी कुछ इश्यू था नहीं उसके अकाउंट में आया, लेकिन कंपनी ने उसको इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई ऐसे बैंक ने मना कर दिया। ये कंपनी की ड्यूटी थी इन्फॉर्म करना। अगर किसी शेयर होल्डर ने कहा ना डायरेक्शन दिया ऐसे डिविडेंड तो देना पड़ेगा। अगर वो डायरेक्शन कुड नॉट बी कंप्लाइड विद, यू हैव टू कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेट नहीं करेंगे, डिफॉल्ट है, और अंडर सेक्शन 127 में कंपनी यहां पे क्या हो जाएगी, लायबल हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्स लिमिटेड इज फेसिंग लॉसेस इन बिजनेस। ठीक है जी, पिछले 3 इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने डिविडेंड दिया इस रेट पे। ठीक है जी, अब
डायरेक्टर्स चाहते हैं 12% इंटरिम डिविडेंड दिया जाए और पिछले साल के हिसाब से दिया जाए जो कि 12% है। तो इंटरिम डिविडेंड में अगर आप लॉसेस हैं तो पिछले जो 3 डिविडेंड दिए उसका एवरेज रेट से आप ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये आ गया एवरेज। सॉरी, आप 12% नहीं दे सकते, आप 10% ही दे सकते हैं। 12% देना क्या हो जाएगा? इनवैलिड अंडर सेक्शन 123। चैप्टर नंबर 9 पे आ गए हम, दैट इज अकाउंट्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम सेक्शन 138 टिल 128 टिल 138। तो एक्सेप्शन टू CSR एक्टिविटी जिसे आप 135 में पढ़ के आते हैं। तो ये कंपनी है, ठीक है जी, कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, कई प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, नए प्रोजेक्ट्स और ढूंढ रही है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड कंपनी CSR के अंदर फॉल कर गई, कंप्लायंस करना पड़ेगा, 2% प्रॉफिट लगाना पड़ेगा। कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। कंपनी ने कहा क्यों ना CSR में पैसा ऐसा करें कि कुछ कंस्ट्रक्शन का ही काम कर लेते हैं जिससे एम्प्लॉइज को भी बेनिफिट हो जाएगा और हमें भी बेनिफिट हो जाएगा। सॉरी, हम इसे CSR नहीं मानेंगे क्योंकि हम ये क्या कहते हैं, बेनिफिट ओनली द एम्प्लॉइज and their families shall not be considered as CSR activity. अच्छा क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा, राइट टू मेंबर्स टू कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल सेक्शन 136 में आप पढ़ते हैं सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 21 दिन पहले, EGM से पहले आपको भेजने पड़ते हैं। तो एग्जाम्पल अच्छा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है जी, लिस्टेड है, ठीक है, इसकी एक सब्सिडरी है और वो है फॉरेन कंपनी, ठीक है। इन द EGM रिलायंस ने क्या किया, अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड कंसोलिडेटेड वेबसाइट पे चढ़ा दी। बिल्कुल ठीक किया आपने। और साथ में आपने अपनी वेबसाइट पे चढ़ा दी सेपरेट ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ सब्सिडरी लोकेटेड इन इंडिया। लेकिन जो एक सब्सिडरी भारत के बाहर थी जिसको क्या नहीं करवाना जरूरी था, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करवाना जरूरी नहीं था, वो आपने नहीं चढ़ाई। क्या आपने ठीक किया? गलत किया, क्योंकि 136 ये कहता है चाहे अनऑडिटेड हो वो आपको वेबसाइट के ऊपर चढ़ानी पड़ेंगी। तो आपने यहां कंप्लायंस नहीं किया। ROC के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC 4 में विद इन 30 डेज ऑफ EGM आप भेजते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन है। और ये आप रूल 3 कहता है एक्सटेंडेड बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में आप फाइल करते हैं जिन कंपनियों की पेड अप कैपिटल कम से कम 5 करोड़ हो। उसी के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मैं इसे कहूंगा स्टार ले लीजिए। ये कंपनी है, टर्नओवर 150 करोड़ है एंड 90 करोड़ है, 2 साल का डाटा दिया है। टर्नओवर की लिमिट ये आती है XBRL के लिए 100 करोड़। तो 1 साल में तो आप आ गए, लेकिन अगले साल में तो नहीं आए। क्या XBRL में आपको फाइल करना पड़ेगा? यस, यू हैव टू कंटिन्यू, कीप ऑन फाइलिंग। सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, टेक केयर। चलिए अगला क्वेश्चन। हैरी लिमिटेड एक बाहर की कंपनी है। SKP लिमिटेड इसकी एक होली ओन्ड सब्सिडरी है इंडिया में, और वो फॉलो करना चाहती है डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि होल्डिंग कंपनी बाहर की है और SKP लिमिटेड a wholly owned subsidiary of Harry Limited decided to follow different financial year for consolidation of accounts। ये मैंने शुरू में ही आपको फाइनेंशियल ईयर के लिए बता दिया था कि आप एक डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हैं। तो इसे उसी पे है क्वेश्चन, तो जरूर स्टार मैं डाल देता हूं, ध्यान रखिएगा। देन अगला क्वेश्चन जिसमें सी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सिंगल एंट्री पे बुक्स बनाना चाहते हैं, सॉरी सेक्शन 128 साफ कहता है डबल एंट्री होना चाहिए। कौन पर्सन से रिस्पॉन्सिबल है, वो क्लियर कट लिस्ट है, MD, WTD, CFO या जिसको ये ड्यूटी बोर्ड ने दी है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, वेदर अ कंपनी कैन कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, यस व्हाई नॉट। लेकिन क्या लिखा है, ओनली आउटसाइड इंडिया, ये गलत हो गया ना। आपको ऑप्शन मिलती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स बनाओ, लेकिन सिर्फ भारत के बाहर वाले इलेक्ट्रॉनिक में होंगे, दूसरे पेपर फॉर्म में होंगे, ये गलत हो जाएगा। सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, यू हैव टू टेक केयर। तो आपको ऑप्शन होती है, तो जस्ट ऐसे ही बाहर वाले आप रखें, वो नहीं आप कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 51% पेड अप इक्विटी कैपिटल है कंपनी की, ठीक है जी, गवर्नमेंट कंपनी हो गई अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्लेस्ड at AGM.
हाउएवर पेंडिंग द कमेंट्स ऑफ सीएजी, मीटिंग होगी एडजर्न, अकाउंट्स अडॉप्ट नहीं हुए। ऑन रिसीट ऑफ सीएजी कमेंट्स द एडजर्न्ड एजीएम हुई बाद में, जहां पे अकाउंट्स अडॉप्ट हो गए। देयर आफ्टर सन लिमिटेड ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी को फाइल कर दी। देखिए हम 137 में ये पढ़ते हैं, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव ना भी हो तब भी आपने एजीएम के 30 दिन के भीतर भीतर, देखिए कहीं लिखा होगा कि 30 दिन के भीतर आरओसी को फाइल करना होता है, और फिर एजीएम होने के बाद जब अडॉप्ट हो गए दोबारा फाइलिंग करनी होती है। और जो पहले वाली फाइलिंग है वो प्रोविजनल होती है, तो आपने प्रोविजनल फाइलिंग नहीं करी, सेकंड कर दी, तो एक आपने ठीक किया, एक काम आपने गलत कर दिया, उसी पे है क्वेश्चन बस ये। तो अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने ऑब्जर्व किया कि भाई रीओपन करने चाहिए अकाउंट्स, कर लो। कब वो रीओपन कर रहे हैं? 19-20 में, लेकिन कौन से साल के? 8-9। अरे ये तो गैप बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि हम क्या पढ़ के आते हैं 8 साल तक सेक्शन 130 में आप रीओपन कर सकते हो, उससे पहले वाले नहीं कर सकते। तो यही कुछ आंसर होगा, ये अर्लियर देन 8 ईयर्स हो गया, इसलिए ये इनवैलिड है। वी आर टू द लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, सेक्शन 139 से 148, ऑडिटर्स के ऊपर। तो देखिए जो पहला एग्जाम्पल दिया है ये वो, दैट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, देयर इज नथिंग। थोड़ा मैं पढ़ भी देता हूँ। कंपनी बनी है 2/6 को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मीटिंग कर ली 15/6 को टू अपॉइंट ऑडिटर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर। तो फर्स्ट ऑडिटर बनते हैं टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। आपने अपॉइंट कर दिया फर्स्ट ऑडिटर 5 साल के लिए, ये तो गलत है भाई, इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर प्रकाश जी चार्टर्ड हैं, मिस्टर आकाश उनके रिश्तेदार हैं, और रिश्तेदार के पास कंपनी के 70,000 फेस वैल्यू के शेयर हैं, तो अलाउड है क्योंकि 1 लाख की लिमिट है। मिस्टर रमेश एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड है, इनडेप्टेड है टू कंपनी 6 लाख, तो आप ऑडिटर नहीं बन पाएंगे क्योंकि लिमिट कितने की है? 5 लाख की है। मिसेस केवीजी स्पाउस है सीए साहब की, और वो कंपनी में स्टोर कीपर है। देखिए अगर ये होती केएमपी डायरेक्टर या डायरेक्टर, तो फिर वो ऑडिटर नहीं बन सकते थे, ये तो नॉर्मल स्टोर कीपर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लिखा है नॉट अ डायरेक्टर और केएमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड ने अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमारा डिजाइन कर दीजिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए ऑडिटर के ऊपर एक डिस्क्वालिफिकेशन है अंडर सेक्शन 144, वो कुछ कार्य ये नहीं कर सकते हैं, तो 144 लग गया, जिसकी मैं तो सिंपल एक कोड की दे देता होता हूँ, जितने भी कार्य हैं ये कोड की है बीडी मार। तो इस तरह की कोड की है जिसमें से आई या डी पॉइंट पे था डिजाइनिंग आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो सॉरी वो ऐसा कार्य नहीं कर सकते, नॉट टू टेक अप। सो बच्चों यहां पे आकर के कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो स्टडी मैट में जो चेंजेस थे लगभग मैंने कोशिश की कवर अप करने की, तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया। एज आई शेयर्ड विद यू कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया है, इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आई विल गिव टू यू। नो डाउट इंस्टीट्यूट का जब आरटीपी आएगा मई अटेम्प्ट से पहले, फिर वो कुछ चेंजेस बताएंगे, उसके लिए फिर आपको एक वीडियो दे दिया जाएगा। तो आप कीप ऑन वॉचिंग ऑल दिस, दे आर हेल्पफुल फॉर यू। और नो डाउट अदर लॉज के ऊपर भी स्टडी मटेरियल में जो चेंजेस आए हैं आई विल कम अप विद द अनदर क्लास ऑन दैट। एंड आपको अगर ये स्टडी ये जो नोट्स आप देख रहे हैं पीडीएफ फाइल आपको चाहिए हो तो आप मुझसे इस नंबर से ले भी सकते हैं। Till then, have a good time, good luck, God bless, thank you.